आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को छंद के बारे में बताऊंगा। छंद जो है वह हिंदी और संस्कृत का जो काव्य शास्त्र है उसके लिए एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। काव्य की रचना जो है वह छंद की जानकारी के बिना संभव नहीं है। देखिए, हिंदी और संस्कृत बिल्कुल मिलती जुलती हुई जो है भाषा है। संस्कृत से ही हिंदी जो है वह उत्पन्न हुई है, तो इसका जो आपको व्याकरण है उसमें बहुत अंतर नहीं है। तो मैं संयुक्त रूप से जो है छंद यहाँ पर पढ़ाऊँगा। हिंदी साहित्य के जो काव्य हैं उनके उदाहरणों को भी मैं लूँगा, संस्कृत साहित्य के जो काव्य हैं उनके उदाहरण को भी मैं लूँगा, और फिर एक क्लियर कंसेप्ट आप लोगों को छंद के बारे में दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, और यदि आपको यह उपयोगी लगे, लाभकारी लगे, तो आपको गुरु दक्षिणा के रूप में एक काम करनी है कि आपको लाइक और कमेंट करनी है, साथ ही वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना समय गवाए विषय वस्तु पर चलते हैं। देखिए, काव्य के 3 अनिवार्य अंग होते हैं। एक अलंकार होता है, एक रस होता है और एक छंद होता है। ठीक है, रस जो है वह 9 है, फिर अलंकार है आपको, और फिर क्या है आपको छंद है। तो छंद आखिर है क्या? तो छंद की परिभाषा होती है कि वर्ण, ध्यान दीजिए, वर्ण या मात्रा के नियमित विन्यास से जो आह्लाद उत्पन्न होता है। किसी भी काव्य में वर्ण या मात्रा के नियमित विन्यास से जो आह्लाद उत्पन्न होता है उसी को हम छंद कहते हैं। छंद का उल्लेख सर्वप्रथम आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। वैसे छंद शास्त्र पर लिखी गई जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है और सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो आपको आचार्य पिंगल की है। इसीलिए पिंगल को जो है आपको छंद शास्त्र का प्रवर्तक भी माना जाता है। देखिए, छंद के मुख्य रूप से 7 अंग होते हैं। छंद के मुख्य रूप से 7 अंग होते हैं। ये 7 अंग कौन कौन सा है? तो पहला है आपको चरण, पद या पाद, दूसरा है वर्ण या मात्रा, तीसरा है संख्या और क्रम, चौथा है गण, पांचवा है गति, छठा है यति या विराम, और सातवां है आपको तुक। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि यह चरण क्या है। देखिए, चरण जो होता है ना, तो कोई भी जो आपको छंद है तो वो 4 उसका पार्ट होता है, 4 भाग होते हैं, और प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। जैसे एक दोहा मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, जो पता होगा आप लोगों को। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो इसमें देखिए 4 भाग है। पहले है पवन तनय संकट हरन, ये पहला भाग हो गया। उसके बाद मंगल मूर्ति रूप, ये दूसरा भाग हो गया। और राम लखन सीता सहित, ये तीसरा भाग हो गया। हृदय बसहु सुरभूप, ये चौथा भाग हो गया। तो कोई भी जो छंद होता है, चाहे वह आपको दोहा हो, चौपाई हो, या संस्कृत का आपको इंद्रवज्रा छंद हो, अनुष्टुप छंद हो, कोई भी छंद हो, तो उसका 4 क्या होता है आपको? भाग होता है। और इन चारों भाग में प्रत्येक को हम चरण या पाद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको चरण जो है वो 2 प्रकार का होता है, ये भी समझ लीजिए। एक होता है आपको समचरण, एक होता है विषम चरण। एक विषम चरण होता है और एक क्या होता है आपको? समचरण होता है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कबीरदास का दोहा है, कारज धीरे होत है,
कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पै तरुवर फले, केतक सींचोनी। देख रहे हैं यहाँ पर कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। तो कारज धीरे होत है, ये पहला चरण है। काहे होत अधीर, ये दूसरा चरण है। समय पै तरुवर फले, ये तीसरा चरण है। और केतक सींचो नीर, ये चौथा चरण है। तो इसमें पहला और तीसरा को हम विषम चरण कहते हैं, विषम संख्या है ये दोनों। और दूसरा और चौथा को हम सम चरण कहते हैं। तो अब आप लोग समझ गए कि किसी छंद का 4 भाग होता है, प्रत्येक भाग चरण कहलाता है। पहला और तीसरा भाग विषम चरण कहलाता है, दूसरा और चौथा भाग सम चरण कहलाता है। ठीक है। इसके बाद है आपको वर्ण और मात्रा। देखिए छंद शास्त्र में आपको वर्ण 2 तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। छंद शास्त्र में आपको वर्ण कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपको लघु वर्ण और एक होता है आपको दीर्घ वर्ण। तो लघु वर्ण किसको कहते हैं और दीर्घ वर्ण किसको कहते हैं? इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्वर वर्ण 11 होते हैं। उसमें ये 11 स्वर वर्ण आप लोग ज़रूर जानते होंगे। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, री। तो इसमें आ नहीं, एक मिनट, हाँ, अ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये आपको हरस स्वर है। ठीक है। इसके बाद आ, दीर्घई न, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ। ठीक है, ये आपको दीर्घ स्वर है। ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 आपको हो गया हरस स्वर, ये याद रखिएगा। और ये 7 क्या हो गया? दीर्घ स्वर। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि छंद शास्त्र में वर्ण कितने तरह के? 2 तरह के, एक लघु और एक दीर्घ। ठीक है। तो लघु वर्ण किसको कहते हैं, दीर्घ वर्ण किसको कहते हैं? ठीक है। तो जितना भी हरस वर्ण है, तो 4 गो आपको हरस वर्ण है स्वर में। अ, हर्षई, हर्षऊ, आदि, ये तो लघु वर्ण है ही। यदि इस ह्रस्व की मात्रा जो है किसी व्यंजन के साथ लग जाए तो वो भी लघु होता है। जैसे कहर्षी का की क्या है? लघु है ना। कहर्षु का कु क्या है? लघु है। चहर्षी का ची क्या है? लघु है ना। यानी ह्रस्व स्वर या किसी व्यंजन के साथ यदि ह्रस्व का मात्रा लगता है तो उसको हम लघु वर्ण कहते हैं। ठीक इसके उल्टा जो 7 गो दीर्घ स्वर है और यदि वह दीर्घ स्वर की मात्रा किसी व्यंजन के साथ लगता है तो उसको दीर्घ वर्ण कहते हैं। तो छंद शास्त्र में 2 तरह का वर्ण होता है, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण। उसके बाद मात्रा क्या है आपको, तो आप जानते हैं कि मात्रा की कुल संख्या जो है वह 10 होती है। स्वर वर्ण 11 होते हैं। ठीक है। उसमें अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ का मात्रा कैसे लिखते हैं? ऐसे करके आ लिखते हैं ना। हर्षई का मात्रा कैसे लिखते हैं? ऐसे करके हर्षई लिखते हैं। तो इस तरह मात्रा आपको कितनी होती है? 10। उसमें आपको ध्यान में रखना है कि अ की जो मात्रा है, अ की कुछ भी मात्रा नहीं होती। हर्षई की मात्रा ये होती है, हर्षऊ की मात्रा ये होती है, री की मात्रा ये होती है। ये आपको ह्रस्व का मात्रा है। दीर्घ का मात्रा कौन है आपको? तो जितना भी दीर्घ वर्ण है, दीर्घ स्वर है आपको न, जैसे कि आ हो गया, दीर्घई हो गया न, दीर्घऊ हो गया। ठीक है। तो ये सब आपको ए हो गया, ए हो गया न, ओ हो गया और ओ हो गया। ये 7 गो आपको दीर्घ मात्रा है। तो मात्रा 10 है, उसमें 10 अ का भी मिला देंगे तो 11। तो वो ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। उसके बाद आपको वर्ण भी छंद में 2 तरह का, एक लघु वर्ण और एक दीर्घ वर्ण। यहाँ पर मैं एक दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये PDF का अंश है। तो इसमें आपको दिया गया है कि वर्ण जो है वह 2 तरह का, लघु और दीर्घ वर्ण। तो इसमें लघु वर्ण के अंतर्गत कौन कौन रखा जाता है
और दीर्घ वर्ण के अंतर्गत कौन कौन रखा जाता है ये बात दी गई है। तो देखिए अ ई उ री ये लघु वर्ण है। क की माने यदि कोई ह्रस्व वर्ण की मात्रा व्यंजन के साथ लग जाए तो वो भी आपको लघु वर्ण है। यदि आपको चांद बिंदु रहे किसी भी वर्ण पर तो वो भी लघु वर्ण होता है। यदि संयुक्त वर्ण है जैसे अक्ष त्र ज्ञ तो ये भी आपको क्या होता है, लघु वर्ण होता है। जबकि जो भी आपको दीर्घ स्वर वर्ण है उसके बाद यदि दीर्घ स्वर वर्ण की मात्रा किसी व्यंजन के साथ लग जाए या नहीं तो अनुस्वार और विसर्ग वाला जो होता है वो आपको गुरु वर्ण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, जैसे रमन है, ठीक है। तो देखिए छंद शास्त्र में जो लघु वर्ण है उसको पाय से सूचित किया जाता है और जो दीर्घ वर्ण है उसको जो है ये वर्तुलाकार चिन्ह से सूचित किया जाता है। तो रमन में आपको ये भी आपको लघु वर्ण है क्योंकि अ का मात्रा है, ये भी म भी लघु वर्ण है, न भी लघु वर्ण है। तो ये इसमें तीनों पाय ही है, ठीक है, तीनों इसमें लघु वर्ण है। जैसे कि आपको एक दूसरा शब्द मैं ले रहा हूँ गीतांजलि। कौन शब्द ले रहा हूँ, गीतांजलि। इसमें आपको कौन लघु है कौन दीर्घ है, तो इसमें आपको दीर्घ की मात्रा है तो ये दीर्घ हो गया और त के साथ आ की मात्रा है। अनुस्वार रहता तो अनुस्वार तो आपको लघु में ही आ जाता, लेकिन इसमें आ की मात्रा है तो ये भी दीर्घ हो गया। ज आपको लघु हो गया, अ की मात्रा इसमें हर्षई है, अ की मात्रा है तो ये। तो इस तरह से आपको दीर्घ वर्ण और लघु वर्ण दो तरह का वर्ण होता है किसमें, छंद में। और मात्रा जो है वो आपको भी दो तरह की होती है। एक ह्रस्व स्वर की मात्रा जो एक मात्रिक कहलाता है न, यानी ह्रस्व स्वर की जो मात्रा है उसका मान 1 होता है और दीर्घ स्वर की जो मात्रा है उसका मान क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में क्या करनी है, रखनी है। अब देखिए ये तो वर्ण और मात्रा हो गया। इसके बाद तीसरा अंग जो है छंद का वो आपको क्या है, संख्या और क्रम है। तो किसी भी छंद के जो 4 चरण होते हैं तो प्रत्येक चरण में या तो वर्णों की संख्या या नहीं तो मात्रा की संख्या एक निश्चित नियम का पालन करती है न, तो उसको हम संख्या या क्रम के नाम से जानते हैं। जैसे कि जितने भी दोहा छंद होते हैं तो उनका जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती है और जो दूसरा और चौथा चरण होता है न उसमें आपको 11 क्या होती है, मात्राएं होती है, ठीक है। तो वो मात्रा की क्या हो गई, संख्या जो एक निश्चित क्रम का पालन करती है। इसी तरह संस्कृत में जो इंद्र वज्रा छंद होता है, इंद्र वज्रा, उसका जो 4 चरण होता है तो प्रत्येक चरण में उसमें आपको 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्या होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। तो ये आपको मात्रा या वर्णों की संख्या का क्रम हो गया किसमें, छंद में। इसके बाद इसमें एक चीज़ और है, चौथा चीज़ है आपको गण, ठीक है। तो जो भी वर्णिक छंद होता है, ध्यान दीजिए आपको मात्रिक छंद हम बताएंगे आगे कि छंद 2 तरह का होता है, मात्रिक और वर्णिक। तो जो भी आपको वर्णिक छंद होता है, ठीक है, उसमें आपको क्या होते हैं, गण होते हैं। और गण क्या होता है, तो 3-3 वर्णों का जो समूह है उसको हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। यदि किसी शब्द में पहले दीर्घ गुरु वर्ण हो और उसके बाद 2 गो लघु वर्ण हो तो हम कहते हैं कि उसमें भगन है, क्या है, भगन है। इसी तरह पहले और लास्ट में यदि आपको लघु वर्ण हो और बीच में दीर्घ वर्ण हो तो हम कहते हैं कि जगन है। जैसे कि यहाँ पर हम रमन लिख रहे हैं तो अभी हम बताए कि ये तीनों आपको लघु वर्ण है क्योंकि तीनों में ह्रस्व स्वर अ की मात्रा जो है लगी हुई है। तो इसका तीनों ये पाय हो गया। तो ये आपको कौन सा गण कहलाएगा, यहाँ देख रहे हैं वो नगन में आएगा। किस में आएगा, नगन में आएगा। जैसे कि कीर्तन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कीर्तन। तो इसमें आपको क्या है, तो की ये दीर्घ वर्ण है तो ये आपको दीर्घ वर्ण को वर्तुलाकार चिन्ह से दीर्घ वर्ण कहिए या गुरु वर्ण, ये आपको संयुक्त व्यंजन है
तो ये लघु हो गया, ये भी लघु, तो पहला दीर्घ उसके बाद दो गो लघु, तो यह आपको किस में आ जाएगा, भगन में आ जाएगा। इस तरह से क्या होता है, आपको गण होता है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि किसी भी छंद में चरण क्या होता है, वर्ण और मात्रा क्या होता है, संख्या और क्रम क्या होता है, और गण क्या होता है। उसके बाद इसमें है आपको गति। तो छंद को पढ़ने का जो लय या प्रवाह होता है उसको हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। उसके बाद है यति या विराम। जब भी आप छंद को पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए आप रुकते हैं, वह यति या विराम है। जैसे पवन तनय संकट हरन, आप रुके थोड़ा सा, फिर कहते हैं मंगल मूर्ति रूप, तो पवन तनय संकट हरन पर क्या होता है, आपको यति या विराम होता है। ठीक है, यानी 13वें वर्ण मात्रा पर जो है यति या विराम होता है। उसके बाद तुक है। तुक क्या होता है आपको, जैसे कि आपको ऐसी कविता जिसमें एक तुकबंदी होता है ना, यानी अंतिम जो उसमें शब्द या वर्ण होते हैं वो एक जैसा आपको मिलते जुलते रहता है। जैसे कि आप चौपाई में तुक होता है ना, वर्षा विगत शरद ऋतु आए, लक्ष्मण देखहूँ परम सुखाए, ऐसे क्या है, तो उसमें दोनों में आपको आई है लास्ट में, तो एक तुक बैठता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, छंद का तुक कहते हैं। तो इस तरह से ये छंद के क्या होते हैं, 7 अंग होते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आखिर छंद होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, छंद जो है वह मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपको वर्णिक छंद और एक होता है आपको मात्रिक छंद। छंद कितने तरह के, 2 तरह के, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो ऐसे छंद जिसमें कि आपको मात्रा का एक निश्चित विन्यास होता है उसको मात्रिक छंद कहते हैं, जिसमें वर्ण का एक निश्चित विन्यास होता है उसको वर्णिक छंद कहते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मात्रिक छंद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ और फिर एक वर्णिक छंद का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ध्यान से आप लोग मन स्थिर कर समझते जाइए। देखिए, यहाँ पर आपको ये मात्रिक छंद का उदाहरण है न, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पै तरुवर फरे, केतक सींचो नीर। देखिए, इसमें हम मात्रा को कैसे गिनते, जैसे यह जो आपको है कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर न, तो इसमें ये एक मात्रिक छंद है और मात्रा को कैसे गिनते हैं वो देखिए। कारज धीरे होत है, क्या है, कारज धीरे होत है। मात्रा को हम कैसे गिनेंगे, देखिए, मात्रा या तो ह्रस्व स्वर की मात्रा होगी या तो दीर्घ स्वर की क्या होगी, मात्रा होगी। तो ह्रस्व स्वर की मात्रा हम कैसे गिनेंगे, तो ह्रस्व स्वर की जो मात्रा होगी उसके लिए हम 1 देंगे उसका वैल्यू, और जो दीर्घ स्वर होगी उनके लिए वैल्यू हम मात्रा का कितना देंगे, आपको 2 देंगे। जैसे कि का आ का मात्रा है तो आ तो दीर्घ में आ गया तो इसका वैल्यू 2 दिए। रॉ के साथ अ है, ह्रस्व है, तो इसका अ का मात्रा 1, और जौ में भी अ है तो इसका भी मात्रा 1। तो कारज का टोटल मात्रा कितना हो गया, आपको 4 हो गया। धीरे, इसमें दीर्घिका है और ए दोनों आपको दीर्घ स्वर वर्ण है, तो दोनों का वैल्यू आपको मात्रा कितना देना पड़ेगा, 2 और 2। तो धीरे का भी योगफल कितना हो गया, मात्रा का 4। होत में आपको यहाँ पर ओ है, दीर्घ है, तो 2 हुआ, और फिर तो के साथ 1 है, तो 2 1 3, और इसमें 2। तो आप है चूँकि एक का ये दीर्घ है तो 2 देंगे। 3 2 5 4 9 4 13। कारज धीरे होत में आपको कुल कितनी मात्रा हो जाएगी, 13। ठीक है, कारज धीरे होत में कितनी मात्रा है, आपको 13 है। इसी तरह इसका मात्रा गिनिएगा, काहे होत अधीर, तो उसमें 11 आएगा। समय पै तरुवर फरे, इसमें 13 आएगा, इसमें 11 आएगा। तो हम जानते हैं ये एक नियम है आपको दोहा का, यानी दोहा एक मात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। तो इसमें मात्रा का विन्यास एक निश्चित नियम पर हुआ है, तो इसलिए इसको हम मात्रिक छंद कहेंगे। और छंद का जो दूसरा प्रकार होता है वो आपको कौन होता है, तो
छंद का जो दूसरा प्रकार होता है वो आपको वर्णिक छंद होता है। तो वर्णिक छंद में क्या होता है, तो प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या एक निश्चित नियम का पालन करती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपको इंद्रवज्रा छंद का एक उदाहरण है। विद्येव पुंसो महिमेव राज्ञ, इसमें कितने वर्ण हैं, तो ये ऐसे खंड करके वर्ण नहीं करेंगे, सीधे गिनेंगे। बी एक वा, दिए दो, व तीन, तो विद्येव में 3, पुंसो में 2, 3 2 5, महिमेव 4 गो हो गया, 5 4 9, राज्ञ 2 गो हो गया। तो इसमें कुल वर्ण 11 हो गए। मात्रा में हम 1 और 2 रखते हैं, ह्रस्व के लिए 1 और दीर्घ के लिए 2। वर्ण में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वर्ण लघु रहे कि दीर्घ रहे उसका मान एक ही होगा। फिर इसमें आपको प्रज्ञ 3, वैद्यस न वैद्यस, तो आपको संयुक्त को तो लघु ही गिनना है, एक ही वर्ण गिनना है। तो 3 3 6, फिर दैव में 3, 6 3 9, और साधो में 3, तो इसमें भी आप साधो में 2, तो आपको 11 हो गया। इसी तरह इसमें भी 11 वर्ण है, इसमें भी 11 वर्ण है। तो इंद्रभद्रा छंद का नियम होता है कि इसमें आपको प्रत्येक चरण में जो है कितने वर्ण होते हैं, 11 11 वर्ण होते हैं। तो इसमें आपको वर्ण का विन्यास एक निश्चित नियम के अनुसार हुआ है, तो ये वर्णिक छंद हो गया। तो इस तरह से ये 2 तरह के क्या होते हैं, छंद होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। ये संस्कृत में होते हैं। हिंदी में 2 और प्रकार हो जाता है, एक वर्णवृत छंद हो जाता है और एक मुक्त छंद हो जाता है। तो अब इसके बाद मैं आपको इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा, और पार्ट 2 में आपको संस्कृत के जितने भी महत्वपूर्ण छंद हैं, ठीक है, किस छंद में कौन सा नियम आपको लागू होता है न, किस रूल पर वो छंद है, और फिर हिंदी में आपको जितने भी छंद हैं उनके बारे में बताऊंगा। और ये तभी बताऊंगा जब आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपकी मांग रहेगी कि नहीं सर इसका दूसरा पार्ट भी आना चाहिए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।